चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैंपल मेथड। फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर का वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। अभी वाले में थोड़ा ज़्यादा दे सकता है ये वाले चैप्टर से। फाइनल एग्जाम में ज़्यादा चैप्टर रहता है ना, तो मार्क्स थोड़ा कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैंपल, इस चैप्टर का वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। किसी को यूनिवर्स का मतलब पता है? ब्रह्मांड। वो वाला इसकी यहाँ पे वो ब्रह्मांड की बात नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब है एक जगह में रहने वाले लोग, उन सबको जब टोटल करते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्स। जैसे अगर मेरे को अभी ये क्लास का यूनिवर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं बोलूँगा 11 यूनिवर्स है। और इसमें से मैं 2 लोग से पूछ रहा हूँ, अक्षरा से और निवेदिता से, तो ये दोनों को मैं क्या बोलूँगा, सैंपल। समझ आया? ये जो पूरा यूनिवर्स है, अगर मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मान लो मैं सबसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, कैसा गया अकाउंट्स का पेपर, ऐसा मैं जब सबसे पूछूं, 11 लोग से पूछूं, उसको बोलेंगे सेंसस। सेंसस मतलब किसी को भी छोड़ नहीं रहे, एक एक लोग से पूछ रहे हैं। अगर 10 बंदे हैं तो 10 के 10 से पूछ रहे हैं, 12 है तो 12 के 12, तो उसको बोलते हैं सेंसस। और मैं बस 2 लोग से पूछा, निवेदिता और अक्षरा से, कि बताओ अकाउंट्स का पेपर कैसा गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। दोनों के बीच में मतलब क्लियर है? यूनिवर्स का मतलब होता है एक जगह में रहने वाले सारे लोग, और उन सारे लोग से जब पूछताछ करते हैं उसको बोलते हैं सेंसस। लेकिन जब हमारे पास टाइम कम है, पैसा कम है, तो हम सबसे नहीं पूछ पाते हैं, हम लोग कुछ लोगों से ही पूछते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल। बताओ ये दोनों क्लियर है? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड नहीं है, एक जगह में रहने वाले सारे लोग का टोटल, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। ये चैप्टर में बहुत जगह आने वाला है। अच्छा, तुम लोग ये भी सुने हो कि सेंसस ऑफ इंडिया, उसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना बोल रहा हूँ, जनगणना। तो जनगणना क्या होता है? जनगणना क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट करता है। क्या करता है गवर्नमेंट उसमें? इंफॉर्मेशन। क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन? हाँ, कितना पॉपुलेशन कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नाम क्या पड़ा है? सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस का मतलब क्या हम लोग इंडिया में किसी एक भी लोग को छोड़ रहे हैं? नहीं, जितने 140 करोड़ लोग हैं तो हम पूरे 140 करोड़ से पूछ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंसस ऑफ इंडिया। हाँ, क्या चीज़ का? हाँ, यूनिवर्स और सेंसस सेम ही होता है। यूनिवर्स का मतलब क्या है? 1000 लोग एक जगह में रह रहे हैं। मैं अगर मेरे को कोई पूछेगा यूनिवर्स बताओ कोचिंग क्लास का, तो मैं बोलूँगा 11 लोग, ये अपना यूनिवर्स हुआ। और मैं हर 11 लोग से पूछ रहा हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सबसे पूछताछ कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंसस। जब सबसे पूछताछ करते हैं उसको सेंसस बोलते हैं। और एक जगह में सब लोग मिलाकर, जितने भी लोग हैं सब लोग को मिला के क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। और वही सब लोग से हम लोग पूछताछ कर लिए तो वो हो गया सेंसस। लेकिन टाइम कम है, पैसा कम है, तो सैंपल का यूज़ किया जाता है। बताओ ये जो जनगणना है वो सरकार हर कितने साल में करता है? हर 10 साल में। और पहली बार जनगणना कब किया था? आशीष कहाँ है? ध्यान, फ़ोन है वहाँ फ़ोन है ना योगेश? नहीं है फ़ोन? पक्का? तो उधर नीचे क्या ध्यान दे रहा था अभी तक? वो फ़ोन लो, फ़ोन जमा कर दो बस, आशीष का फ़ोन वहाँ योगेश वो फ़ोन लेके वहाँ जमा कर दो। हाँ, अब आशीष बताएगा। आशीष, सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब? जनगणमन। हाँ, पॉपकॉर्न। पॉपुलेशन हर कितने साल में काउंट किया जाता है? पॉपुलेशन हर कितने साल में काउंट किया जाता है? 10 साल में। पक्का? ठीक है। तो ये जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है, सबसे पहला अगर क्वेश्चन आ गया, पहला जनगणना कब किया गया था, तो क्या बताओगे? 2018? 2001? नहीं, 1881। ये वो डेट है जिसमें हमारे कंट्री का पहले जनगणना किया गया था। मतलब कितना पॉपुलेशन हो, पहली बार काउंटिंग किया गया था। और हर 10 साल में करते हैं। तो बताओ अगला कब किया गया होगा? 1891। फिर अगला कब किया गया होगा? फिर उसके बाद 19 वाला सीरीज़ का चालू हुआ होगा। हाँ, ऐसा करके 19 सीरीज़ चालू हुआ होगा। और बताओ लास्ट जनगणना कब हुआ होगा? 2011। और उसके बाद कब हुआ होगा? 2021। होने का था बट कोरोना वगैरह की वजह से नहीं हो पाया। तो लास्ट जो जनगणना माना जाता है वो 2011 का ही माना जाता है। फिर सरकार बोला था कि इलेक्शन 2024 में, उसके बाद जो भी पार्टी जीतेगा वो करवाएगा जो भी जनगणना है, बट अभी तक नहीं हुआ है। और अभी ऐसा बोल रहे हैं कि जनगणना, कई लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि वो जाति के बेसिस पे जनगणना करो। बोलते हैं ना ब्राह्मण, शूद्र और ऐसे कुछ। हाँ, कुछ होंगे, नहीं पता क्या बोल रहे हैं। 144। हाँ, वो हम लोग इंडिया वाले नहीं निकाले, वो अमेरिका में
हज रिपोर्ट ऐसा कुछ है, मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। वो अमेरिका वाले ऐसे अप्रॉक्स आइडिया लगाए, वो हमारा इंडिया नहीं निकाला 140 करोड़ 144 करोड़, वो अभी तक नहीं निकाला है। वो तो जो 2011 में जितना था वही अपना फुल एंड फाइनल है। अमेरिका का कोई एक इंस्टीट्यूट है, कुछ एच से नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा है, हिडेनबर्ग शायद, हाँ हिडेनबर्ग का रिपोर्ट है। उन लोग बताएं कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन इतना है, हम लोग अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं, हम लोग बस ऐसा एस्टिमेशन लगा रहे हैं। तो 2024 में होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। अभी जातिवाचक वो जातिवाद जनगणना करने का बात हो रहा है कि ब्राह्मण कितने हैं, शूद्र कितने हैं, ऐसे करके जितने भी होते हैं अलग अलग जाति उनके बेसिस पे। तो लोग उसके अपोजिशन में भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटी भी रहता है, उनका तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ऐसा बोल रहे हैं। लिखो पॉइंट पहला, सेंसस ऑफ इंडिया, हेडिंग लिखो सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, और उसको अंडरलाइन कर दो। और फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट सेंसस वाज कंप्लीटेड ऑन 1881। ये डेट याद रखना है एमसीक्यू के लिए। 1881 को पहला जनगणना किया गया था, कंट्री में कितना पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन किया गया था। और ये हर कितने साल में किया जाता है? 10-10 साल में। तो अगला पॉइंट लिखो, कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में अगला जनगणना होता है, हर 10 साल में। तो अगर अभी 2024 में नहीं हुआ तो अब डायरेक्ट 2031 में हो जाएगा। कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। और लास्ट सेंसस लिख लो 2011। लास्ट जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। और तुम लोग को पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो गवर्नमेंट का वेबसाइट भी है, सेंसस ऑफ इंडिया करके। उसके अंदर पूरा बहुत सारा फीचर है, पॉपुलेशन फाइंडर, सेंसस टेबल, डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसा करके बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स है। अच्छा, अगर तुम लोग से कोई पूछ लिया सेंसस करना बेटर है या सैंपल करना बेटर है तो क्या बताओगे? सेंसस बेटर है या सैंपल बेटर है? सेंसस बेटर है, क्योंकि इसमें 100%, हाँ इसमें 100% सही रिजल्ट आएगा। क्यों सही रिजल्ट आएगा? हाँ, क्योंकि मैं सबसे पूछ रहा हूँ कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर, तो इससे मैं करेक्ट एक्यूरेट वो जो भी पता लगाना है वो इन्फॉर्मेशन वो निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सैंपल से निकाला, मान लो 2 लोग से पूछा, दोनों बोले बहुत अच्छा गया, क्या ज़रूरी है सबका अच्छा गया हो? नहीं, जाना चाहिए था, पेपर सिंपल था, बट फिर भी ये ज़रूरी तो नहीं है। तो इसीलिए सैंपल कभी भी सही रिजल्ट नहीं देता। फिर भी बताओ हम लोग सैंपल क्यों करते हैं? हाँ, कभी कभार करेक्ट, वो जल्दी हो जाता है, पैसा कम लगता है, एफर्ट्स कम लगता है, तो हम लोग वो सब रीज़न की वजह से सैंपल को प्रेफर करते हैं। तो हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग इसमें, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के क्या क्या मेथड है? मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, तो 2 मेथड है, एक है सेंसस मेथड, एक है सैंपल मेथड। हमेशा सेंसस मेथड को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हम एक एक बंदे से पूछ रहे हैं, किसी का भी साथ बायसनेस नहीं कर रहे हैं। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी 2 मेथड है, एक सेंसस मेथड और एक सैंपल मेथड। हमेशा सेंसस मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। जैसे मान लो कोई पर्सन को भेजा गया बचेली और उसको इन्वेस्टिगेट करने बोले कि बचेली में कितने लोग को डेंगू हुआ है पता करो, और वो बस वो कोई 1-2 कॉलोनी गया, वो नीचे साइड का वो रेलवे कॉलोनी, ऐसा कुछ कॉलोनी गया, पता लगाया और बोला कि बस 10 लोग को वो डेंगू हुआ है, तो ये गलत रिजल्ट है, क्योंकि वो बस कुछ जगह गया, वो सैंपल किया। लेकिन अगर वो पूरा बचेली घूमता, एक लोग से पूछता कि आपको डेंगू हुआ है कि नहीं, आपको डेंगू हुआ है कि नहीं, तब उससे फिर एक्यूरेट रिजल्ट निकल पाता। इसीलिए हम सेंसस मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि हम सबसे पूछते हैं। मीनिंग लिखो, सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस मेथड इज दैट मेथड, सेंसस मेथड इज दैट मेथड। हम लोग एवरी आइटम से पूछते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, सेंसस में एवरी आइटम से पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं। यूनिवर्स में जितने लोग हैं हम सबसे पूछते हैं। यूनिवर्स मतलब यहाँ ब्रह्मांड नहीं है, एक जगह में रहने वाले को पॉपुलेशन को यूनिवर्स बोल रहे हैं। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स। मतलब अगर 11 लोग हैं तो मैं यूनिवर्स के सारे आइटम से पूछ रहा हूँ कि कैसा गया पेपर, क्या टफ था, क्या नहीं था, ऐसा। Census method is that method in which data are collected covering every item of universe or population relating to the problem under investigation। मतलब जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए हम सबसे पूछ रहे हैं, किसी को भी छोड़ नहीं रहे, कहीं भी बायसनेस नहीं कर रहे हैं, हम सब आदमी से पूछ रहे हैं जितने भी लोग हैं।
तो इसमें हाईलाइट कर लेना या बॉक्स में डाल देना एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के सारे आइटम से पूछ रहे हैं। अगर 11 लोग हैं यूनिवर्स में तो पूरे 11 के 11 लोग से पूछ रहे हैं। एग्जाम में इसका मीनिंग पूछ लेता है, कभी एडवांटेज पूछ लेता है, कभी डिसएडवांटेज पूछ लेता है। अब अगला लिखो सूटेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके। सूटेबिलिटी का क्या मतलब है बताओ? नहीं, एडवांटेज नहीं, सूटेबल होना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ हमें सेंसस करना चाहिए। हेडिंग लिखो सूटेबिलिटी की, सेंसस कहाँ कहाँ सूटेबल है। सबसे पहला, जब पॉपुलेशन बहुत स्मॉल हो, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेंसस तब करो जब पॉपुलेशन बहुत स्मॉल हो, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। मान लो यहाँ 11 लोग हैं तो अब मैं 2 लोग से क्यों ही पूछूंगा, मैं पूरे 11 लोग से पूछ लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं मान लो यहाँ 60-70 लोग रहते, 80-90 लोग रहते और मैं सबसे पूछता तो बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए सेंसस हमें तब करना चाहिए जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम इन पॉपुलेशन। अगला पॉइंट लिखो उसके नीचे, जैसे फर्स्ट लिख लिए, उसके बाद अगला सेकेंड किस में सूटेबल है। सेकेंड लिखो वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, कोई इसका मतलब बता पाएगा? सेंसस तब करना है जब वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। हाँ करेक्ट। जैसे मान लो अगर यहाँ सब के सब टॉपर बैठे हैं, बात नहीं, मान लो 11 लोग हैं, 11 के 11 बिल्कुल टॉपर किस्म के हैं। अब बताओ सबसे पूछने की ज़रूरत है क्या? अगर सबके सभी टॉपर रहते, क्या सबसे पूछने की ज़रूरत रहती? नहीं, मैं 2-3 से पूछ लेता और अज्यूम कर लेता हाँ सब तो टॉपर है ना, सबका अच्छा गया होगा। लेकिन अगर मान लो कोई टॉपर है, कोई बैक बेंचर है, कोई पढ़ाई में ठीक ठाक पढ़ लेता है, कोई पढ़ाई हल्का फुल्का समझता है, 2 मिनट में भूल जाता है, ऐसे अगर बहुत अलग अलग लोग हैं तो बताओ मेरे को सैंपल करना चाहिए कि सेंसस करना चाहिए? सेंसस। मेरे को एक से पूछना चाहिए कैसा गया कैसा नहीं गया, ऐसा वाला पॉइंट। तो तब करना चाहिए जब बहुत वाइडली डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, जब बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग रहे। कोई बहुत टॉपर है, कोई हल्का फुल्का पढ़ लेता है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो तब हमें सेंसस करना चाहिए, एक से पूछना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अगला थर्ड लिखो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर हमें बहुत सटीकता चाहिए कि बिल्कुल श्योर 100% सही रिजल्ट चाहिए तो फिर हमें सेंसस ही करना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बस ये 3 सूटेबिलिटी चल जाएगा। और जो बुक में थर्ड वाला दिया ना वो भी सेम ही है, डिफरेंट आइटम वाला, तो वो नहीं लिखना है। फर्स्ट वाला स्मॉल साइज, सेकेंड वाला वाइडली डाइवर्स और थर्ड वाला हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मतलब अगर हमें रिपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए, बहुत उम्दा क्वालिटी का रिपोर्ट चाहिए, 100% सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तब हमें सेंसस करना चाहिए। तो बताओ 3 केस में सेंसस करना है। पहला, जब पॉपुलेशन बहुत स्मॉल हो, फिर दूसरा जब वाइडली डाइवर्स नेचर के आइटम हो, और तीसरा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हमें बहुत तगड़ा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत तगड़ा रिलायबिलिटी चाहिए। अब अगला हेडिंग लिखो एडवांटेज, ऐसे हैशटैग करके लिख सकते हो, एडवांटेज, मेरिट्स, एडवांटेज या मेरिट्स। सेंसस करने के फ़ायदे क्या क्या है, बस हेडिंग लिखना है। सेंसस करने के फ़ायदे क्या क्या है? सबसे पहला, रिलायबल होगा, विश्वास करने योग्य होगा, और एक्यूरेट होगा मतलब सटीक होगा डाटा। दूसरा, लेस बायस्ड। बायस का मतलब होता है किसी का पक्षपात करना, मतलब किसी का साइड लेना। तो अगर मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ तो मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पर्सन से पूछ रहा हूँ क्या हुआ कैसा गया ऐसा, तो उसको बोलते हैं लेस बायस। मैं किसी के प्रति बायस नहीं हूँ, तो लेस बायस। सेंसस करने से क्या होता है, हम बायस नहीं हो पाते, सबसे पूछ रहे हैं हम। अगला, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख लो, फर्दर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे को थोड़ा और डेप्थ में पता करना है, तो 1-2 लोग से पता करके मतलब नहीं चलेगा, मेरे को बहुत लोग से पूछना पड़ेगा। तो अगर मेरे को बहुत अंदर तक डीप डाइव करना है किसी टॉपिक को लेकर तो मेरे को सेंसस करना चाहिए। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, इसका ब्रैकेट में लिख लो फर्दर और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और फोर्थ, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है वो फीचर्स लिख सकते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स फीचर्स, और डाइवर्स के जगह भी डिफरेंट लिख सकते हो। तो अगर हमें बहुत सारे लोग के बारे में समझना है कि टॉपर भी है, बैक बेंचर भी है, अच्छा खासा पढ़ने वाला भी है, हल्का फुल्का थोड़ा समझने वाला भी है, तो अलग अलग लोग अगर हैं तो फिर हमें सेंसस ही करना बेस्ट है। स्टडी ऑफ डाइवर्स या डिफरेंट फीचर्स।
तो ये इसके एडवांटेजेस। अब इसके लिखो डिसएडवांटेजेस। हो गया ना एडवांटेज। अगला डिसएडवांटेज, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे, क्योंकि एक दो बंदे से तो काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे लोग को लगाना पड़ेगा ये काम के लिए, और लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा वेट अ मिनट, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है तो सरकार क्यों कर रहा है जनगण? वो तो इतना बड़ा पॉपुलेशन 140 करोड़, तो उसमें तो सरकार को सैंपल करना चाहिए। फिर भी अभी भी कुछ सरकार का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। वो प्रॉफिट कमाने के बारे में तो सोचता भी नहीं है। तो वो जनगण कर सकता है, मतलब जनगणना करवा सकता है सेंसस के बेसिस पे, क्योंकि सरकार को तो चाहिए सही डाटा मिले और उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तो इसका डिसएडवांटेज लिखो यदि हैशटैग करके, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज दोनों का मतलब सेम ही होता है। डिसएडवांटेज, डीमेरिट और क्या बोलते हैं इसको? लिमिटेशन। ये भी याद रखना, कुछ भी नाम से है यही लिखेंगे इसके अंदर। लिखो पहला कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा मैं अंदर का पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ, तुम लोग लिख लोगे ना, बहुत बेसिक्स है अपना, थोड़ा एक दो वर्डिंग ऐड उड करके लिख सकते हैं। कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ेगा। कॉस्टली का मतलब होता है लेस इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। अगला लिखो लार्ज मैन पावर, मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एक दो लोग से काम नहीं चलेगा। जो इन्वेस्टिगेट करता है उसको क्या बोलते हैं याद है? ई से था, एन्यूमरेटर। तो ये एन्यूमरेटर ट्रेंड भी तो होना चाहिए, ऐसी एरर एरर किसी को भी तो नहीं भेज सकते, तो उसमें बहुत पैसा लगता है। और थर्ड लिखो नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए सही नहीं है। भाई छोटा इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंसस करवा लो, लेकिन भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर सेंसस करा के मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। ऐसा सरकार करवा सकता है, उसको तो सही रिपोर्ट चाहिए। हाँ टाइम कंज्यूमिंग भी आ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हो इसी के साथ, फोर्थ वाला। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग ही है कि ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अलग से एक लिख लो टाइम कंज्यूमिंग। तो बताओ सेंसस मेथड का दो एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज? ये रिलायबल रहेगा, सेल्फाई, हाँ लेस बायस्ड। लेस बायस्ड मतलब इसे पक्षपात नहीं कर पाएंगे। और कुछ? एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हमें बहुत डीप डाइव करना है, अंदर तक घुसना है किसी टॉपिक में, तो हमें सेंसस करवाना चाहिए। इसके तीन डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और लार्ज मैन पावर, एंड नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पे अपना सेंसस टॉपिक खत्म होता है, अब दोबारा सेंसस टॉपिक ये चैप्टर में नहीं आएगा। अब हम लोग अगले पे आ रहे हैं, सैंपल मेथड। अब पूरा चैप्टर पूरा सैंपल मेथड के बारे में जाएगा। हाँ रैंडम, हैप्पीजार्ड, फिर वो स्ट्रैटिफाइड, कोटा सैम्पलिंग, ऐसा बहुत सारा आएगा। हेडिंग लिखो सैंपल मेथड। बताओ क्या सैंपल में हम सबसे पूछते हैं? नहीं, यूनिवर्स के हर आइटम से नहीं पूछ पाते हैं। तो लिखो पॉइंट इसका, सैंपल मेथड इज दैट मेथड, सैंपल मेथड इज दैट मेथड, sample method is that method in which data is collected, sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of item taken from the population, मतलब पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हम लोग छांट लिए, सेलेक्ट कर लिए, और हम उन जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे हम लोग पूछ रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, सैंपल कलेक्ट करते हैं ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब वो पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और उनसे ही बस एग्जामिनेशन करवाते हैं, और एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और उन लोग जो बोल रहे हैं फुल एंड फाइनल। बताओ सैंपल कब करवाना चाहिए? जब जगह छोटा हो या बड़ा हो? बड़ा जगह हो तो उसके लिए सैंपल करवाओ, और जगह छोटा है तो क्या करवाओ? सेंसस करवाओ। अगर सारे ही लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं तो क्या करवाना चाहिए? सारे ही टॉपर है तो क्या करवाना चाहिए? सैंपल करवाना चाहिए। और अगर हमें डाटा एकदम एक्यूरेट चाहिए 100%, तब क्या करवाना चाहिए? सेंसस। और थोड़ा बहुत लेस एक्यूरेसी भी चल जाएगा तो क्या करवाना चाहिए? सैंपल। ये हम लोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक में यही वाला फिर से पढ़ेंगे
जहाँ मैं तुम लोग को ये दोनों के बीच में डिफरेंस लिखवाऊंगा कि क्या कब सेंसस बेटर है, कब सैंपल बेटर है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पूरा टॉपिक हमारा सैंपल के इर्द गिर्द है। लिखो इसके सूटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क करके कि कहाँ कहाँ सेंसस मेथड करना चाहिए। सेंसस बोल रहा हूँ, सैंपल मेथड, कहाँ कहाँ हमें सैंपल मेथड करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, हाँ, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो फिर हम सबसे तो पूछ नहीं सकते, टाइम लग जाएगा, तो इससे बेटर है कुछ सैंपल्स निकाल लो। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, ये चैप्टर में बहुत फेंका भागी करके भी लिख सकते हैं और मार्क्स मिल जाता है। बस थोड़ा कंसेप्ट समझ आना है कि किसके अंदर क्या क्या होता है। अगला, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें बहुत अच्छा सटीकता नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत भी एक्यूरेट रहेगा तो चल जाएगा, तो फिर सैंपल करवा लो। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर अगला, इसको थर्ड कर लेना, When different unit of universe are broadly similar, मतलब सबके सब टॉपर है, तो फिर सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 3-4 सैंपल लेके भी पूछ सकते हैं। When different units of the universe, मतलब एक जगह में रहने वाले सारे लोग ब्रॉडली सिमिलर है, एक ही जैसे हैं, तो फिर हमें सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इसका याद रखना है। पहला, लार्ज पॉपुलेशन अगर रहेगा तो सेंसस सैंपल करवा दो, लेस एक्यूरेट डाटा चाहिए सैंपल करवा दो, और ऑलमोस्ट सबके सब सिमिलर है, आसपास है, एक ही जैसे हैं, तो भी सैंपल करवा दो। अब इसके एडवांटेजेस लिख लो हैशटैग करके, मेरिट्स, एडवांटेजेस। इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है? हाँ, इसमें कॉस्ट सेविंग होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेस कॉस्टली। पहला है इकोनॉमिकल, मतलब पैसा कम खर्चा होगा। क्यों कम खर्चा होगा? हाँ, क्योंकि हम सबसे नहीं पूछ रहे, 2-3 लोग से पूछे ख़त्म कर रहे हैं। टाइम सेविंग, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बचेगा। ये थर्ड मत लिखो, अभी नहीं समझ आएगा। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छा है ये, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। बस 3 ही लिखो इसमें, बाकी ना आगे से रिलेटेड है। इकोनॉमिकल, टाइम कंज्यूमिंग एंड सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन बस। अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स या लिमिटेशन। पहला, पार्शियल। बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इन्वेस्टिगेटर थोड़ा पार्शियल हो जाए? हो सकता है। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल को बोले कि टीचर कैसे पढ़ता है पूछ कर बताओ, तो बताओ वो किससे जाके पूछेगा, टॉपर से या बैक बेंचर से? टॉपर से पूछेगा कि बताओ आपका टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो टॉपर तो बुराई नहीं कर सकता, वो तो तारीफ पे तारीफ, ऐसे फूल का माला चढ़ा देगा। लेकिन वहीं अगर बैक बेंचर से पूछेंगे तब एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा कि हाँ कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सैंपल के बेसिस में पता कर रहा है स्कूल का प्रिंसिपल या पता कर रही है स्कूल का प्रिंसिपल, तो ऐसा चांसेस है कि वो पार्शियल हो जाए, बायस्ड हो जाए, ऐसा बिल्कुल चांसेस है। अगला, जब हम सबसे नहीं पूछेंगे तो कंक्लूजन भी रॉन्ग आएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट भी गलती आएगा, क्योंकि टॉपर से पूछ रहे हैं टीचर कैसे पढ़ाते हैं और वो जो बोला उसका बात पे विश्वास भी कर ले रहे हैं, तो ये तो गलत है, इससे रॉन्ग कंक्लूजन आएगा। कई बार वो सैंपल किनको लेना है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। गलती से मान लो तुम्हारी प्रिंसिपल बैक बेंचर को उठा दी, फिर वो ऐसी की तैसी कर दिया। तो डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, किसको सेलेक्ट करे वो 2-3 लोग में, वो भी एक टास्क हो जाता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है। ऐसे लोग को सेलेक्ट करना है जो बुराई ना करे। अब क्या पता गलती तो किसी बैक बेंचर को उठा दी या ऐसे किसी को उठा दी जिसको टीचर को लेके खुन्नस है, तो फिर तो वो टीचर की पूरी ऐसी की तैसी कर देगा। बस इतना काफ़ी है। स्पेशलाइज नॉलेज भी वही वाला पॉइंट है कि इंसान जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, प्रिंसिपल को पता होना है क्या है, कैसा है, किसको सेलेक्ट करना है। पार्शियल का मतलब क्या है? बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है वो किसी के ऊपर पक्षपात कर सकते हैं, किसी का पक्ष लेगी और किसी को इग्नोर कर देगी, ऐसा। अब अगला लिखो, ये अपना सेकंड आ जाएगा। पहला था वो, पहला क्या टॉपिक था? हाँ, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ये अपना फर्स्ट हेडिंग था।
ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो चीज़ पढ़े, इसको ऐसे रोमन नंबर में डाल दो फर्स्ट हेडिंग। इसके अंदर हम लोग पहला पढ़े सेंसस, फिर दूसरा पढ़े सैंपल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा काम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड रोमन नंबर में लिख दो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग करने के कितने मेथड्स होते हैं। सेंसस करने के मेथड नहीं होते क्या? नहीं होते, क्योंकि सेंसस में तो हम सबसे ही पूछ रहे हैं, क्या ही मेथड करोगे। उसमें तो हम जितने लोग हैं, 100 है तो 100 से पूछ रहे हैं, 1000 है तो 1000 से पूछ रहे हैं। लेकिन सैंपल में हम लोग कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, तो कौन से लोगों से पूछा जाएगा उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग। कैसे पूछा जाएगा, क्या क्या तरीके से? तो दो तरीका, एक है रैंडम सैम्पलिंग, एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एक है रैंडम सैम्पलिंग, एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर दो, लॉटरी मेथड और एक है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। एक है लॉटरी मेथड और एक है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर एग्जाम में नहीं पूछता। अब तुम्हारा किस्मत बहुत ख़राब रहेगा तो पूछ सकता है, नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता ये। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर 5 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला पर्पजिव सैम्पलिंग, दूसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, चौथा कोटा सैम्पलिंग, पांचवा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। पर्पजिव, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक, कोटा और कन्वीनियंस। तो इतना हम लोग को ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरा खत्म हुआ तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर दो मेथड है, रैंडम, नॉन रैंडम। अभी क्या होता है रैंडम, क्या होता है नॉन रैंडम समझेंगे। रैंडम के अंदर दो है, लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। नॉन रैंडम के अंदर 5, पर्पजिव, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक, कोटा और कन्वीनियंस। हो गया लिखना, बच्चा है। स्कूल में दोनों ही पढ़ाए ना, रैंडम और नॉन रैंडम पढ़ाए है ना। इसमें से बस ये है क्या, जिसको जो काम करनी है वो उतना एग्जाम में नहीं आता, बाकी तो कोई किसी का भी चांसेस है पूछ लेने का। और ये भी थोड़ा रेयर चांस है लॉटरी मेथड, बाकी ये सब में सब आ सकता है, कोई सा भी। हाँ वही हाँ ऐसा। पहला हेडिंग लिखो, बचा था। अरे जल्दी, बंटी के साबुन जैसा स्लो लिख रहे हो तुम लोग। नहीं लिख ले, हो गया। अगला लिखो, हेडिंग लिखो रैंडम सैम्पलिंग। अब हम लोग वो जो अलग अलग मेथड था रैंडम और नॉन रैंडम, तो पहला पढ़ रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग लिखो मीनिंग इसका। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड, रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड, random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe, random sampling is that method of sampling in which each and every item of universe has equal chance of being selected in the sample। ये काम का है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है अगर 11 लोग हैं क्लास में तो 11 लोग के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। कहाँ बज रहा है ये, क्या हुआ? उधर से नहीं हो रहा होगा, इधर से आ रहा होगा। कोई आया तो नहीं ना? अच्छा है, हाँ कोई भी नहीं। खिड़की ठोक रहे हैं? नहीं पटाखे ही है। अभी दिवाली बना रहे होंगे। लिखो अरे वो नहीं
भैया ऊपर कट जाएगा कंबल दे दे। लिखो लिखो। हाँ सही बात है। लिखो लिखो रैंडम सैम्पलिंग, वैसे ब्लू वाला पॉइंट लिखना है। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample। इसका मतलब क्या है, मान लो क्लास में 11 लोग आए हैं और 11 लोग के पास इक्वल चांस है कि मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। मैं किसी के प्रति बायस नहीं हूँ, किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसी को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कितने मेथड्स थे? दो, एक लॉटरी था और दूसरा था टेबल ऑफ रैंडम नंबर। बताओ अगर मैं लॉटरी मेथड करूं, मान लो 11 लोग आए हैं तो मैं एक बाउल ले लूं, उसमें 11 लोग का नाम बना के लिस्ट डाल दूं और उसको ऐसा शेक कर दूं, बताओ मैं किसी के ऊपर बायस हो सकता हूं क्या कि मेरे को इसी का आना है? नहीं, किसी का भी आ सकता है। वो संदीप का भी नाम आ सकता है, वो निवेदिता का भी नाम आ सकता है, वो नुपुर का भी नाम आ सकता है, वो साहिल का भी नाम आ सकता है। हाँ हाँ, ये डिसएडवांटेज है कि मान लो या तो चिट्ठी में मैं कोई कलर लगा दिया या सब में ही मैं फर्जी कर दिया कि सब में ही एक पर्सन का नाम लिख दिया। लूपहोल कहीं भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे बताओ अगर हम लोग कोई गलती नहीं किया तो सबके पास चांस है कि नहीं है? कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं लॉटरी मेथड। इधर एरोन बात कर रहा है, फिर तुम लोग फोन चला रहे हो? नहीं। हाँ एरोन बताएगा। एरोन, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, मैं अभी ये ब्लू वाले पॉइंट को समझाया। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, दिख रहा है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग है इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल। हाँ लेकिन मतलब नहीं समझा मैं। वो रैंडम मेथड होता है। हाँ रैंडम तो है ही, उसके बाद ही हम लोग नॉन रैंडम पढ़ेंगे। पहले तो हमें रैंडम पढ़ना ही पड़ेगा। रैंडम में करते क्या है? क्या 80% वाले से पूछते हैं? वो तो सेंसस हो गया, हम तो सेंसस पढ़ ही नहीं रहे हैं। सबको एक बार मिलता है चांस, पक्का? मतलब यहाँ 11 लोग हैं तो सबको मैं एक इक्वल चांस दूंगा। हाँ सबको इक्वल चांस मिलेगा, लेकिन एक चांस सबको नहीं मिलेगा। अगर एक सबसे पूछ लिया तो क्या हो गया? सेंसस हो गया। हम तो सेंसस पढ़ ही नहीं रहे। जैसे मान लो मैं लॉटरी वाला मेथड किया, एक बाउल लिया, इसमें 11 लोग हैं तो 11 पार्टिसिपेंट का नाम बना दिया और उसको ऐसे उसमें से एक टन किसी को भी लिया, तो अब सबको इक्वल चांस है। चिट में कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई बायसनेस नहीं है। अब ये हो सकता है कि चिट में सब में एक नाम डाल दो या चिट में कलर अलग कर दो, वो सब हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो सबको ही चांस मिलता है। वो चिट में किसी का भी नाम आ सकता है, मैं किसी को लेके बायस नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड किसके अंदर आता है? रैंडम में या नॉन रैंडम में? रैंडम मेथड के अंदर आता है। लिखो लॉटरी मेथड। क्या होगा लॉटरी मेथड बताओ, अगर लिखने को आया एग्जाम में तो? जिसमें सबका चीट बनाएंगे, उसको एक बाउल में डालेंगे, बाउल को शेक करेंगे, उसमें से एक चीट को निकालेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे, बस यही। हाँ इसी को लिखना है बस। लिखो, इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड। सारे पार्टिसिपेंट का एक पेपर स्लिप बनाया जाता है फॉर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। मतलब यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, 11 लोग हैं तो सबके नाम का बनेगा। In this method, paper slips are made for each item of the universe. These slips are shuffled in a box. Shuffle किया जाता है उनको। Then impartially मतलब हम लोग कोई किसी के ऊपर पार्शल नहीं होंगे, कहीं भेदभाव नहीं करेंगे। एक डायरेक्ट स्लिप ऐसा निकालेंगे, जिसका नाम आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। बताओ ये लगता है ये एग्जाम में आएगा? इतना बकवासा बिल्कुल भी नहीं, बस सिलेबस में है करके हम लोग लिख रहे हैं। ये तो थोड़ा ना आ सकता है कि एक स्लिप बनाएंगे और उसको डाल रहे हैं। अब वो अकाउंट जैसा इजी पेपर आ गया तो आ भी सकता है, हो सकता है। अकाउंट जैसा अगर इजी पेपर दे दिए तो वो भी इजी दे सकते हैं। In this method, paper slips are made for each item of the universe. These slips are shuffled in a box. इनको shuffle किया जाता है। Then impartially मतलब बिना बायसनेस के, बिना छेड़छाड़ किए रिकॉर्ड्स को हम लोग उसमें से एक स्लिप को निकालते हैं। Some of the slips, मान लो 2 स्लिप 3 स्लिप ऐसा निकाला जाएगा, are drawn from the sample of the universe।
हो गया। अब अगले पे आते हैं। अरे मत करो, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो तुम लोग। अगला ये जो टेबल ऑफ बात नहीं, ये जो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स है ना, ये एग्जाम में नहीं आता और ये गेम जैसा, इसको अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। 5-10 मिनट इसमें लग जाएगा। वो गेम जैसा कैसे किसको सेलेक्ट करते हैं। तो अभी इसके लिए ना अराउंड बस 3-4 लाइन का जगह छोड़ दो, ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, 3-4 लाइन में बस हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना है इसका, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लिखना है। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये तो खेलेंगे, वो बाद में भी समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा ऐसे सेलेक्ट करते हैं इसको। लिखो एडवांटेज। हम लोग अब एडवांटेज पढ़ रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग का। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सबको क्या मिलता है? इक्वल चांस मिलता है। सबको इक्वल चांस कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, इसका भी नाम आ सकता है, उसका भी नाम आ सकता है, किसी का भी इक्वल चांसेस मिलेगा। लेस बायस। तो लिखो इसका पहला एडवांटेज, द मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बस इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस मैं कुछ सब में सारी चिट में एक ही पर्सन का नाम लिख दे रहा हूँ या 1-2 चिट में मार्किंग कर दे रहा हूँ कि मेरे को ये वाला चिट याद हो जाए, तो उसमें तो पर्सनल बायस है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसमें पर्सनल बायस नहीं रहता अगर हम सब कुछ सही ढंग से करेंगे तो। बताओ सबको इक्वल चांस मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। और थर्ड वाला ये लिख लो, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। बहुत सिंपल है, कोई इसमें वो एक्स्ट्रा नौटंकी नहीं है। डायरेक्ट वो चिट वगैरह बनाए, उसमें से किसी एक आध का नाम निकाल लिए, हो गया काम। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। तो ये इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले ये मेथड में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है, और तीसरा ये सिंपल मेथड है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। एक बार में इसका रिजल्ट आ जाएगा। डन। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स